हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर वर्क। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और ऑलमोस्ट अप टू डेट भी मेंशन हो गई है, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो पता ही है आप लोगों को। तो 6 से स्टार्ट हो जाएंगे और 12, 13, 14 और एडमिट कार्ड आपको पता ही है 2-3 दिन पहले आएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना अपनी तरफ से, क्योंकि 2-3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और तो आपके एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले आएंगे, तो उस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना सोचना कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और अभी एक फेक जो है हमारे सामने एक जो है न्यूज़ भी आई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं हुआ है, एग्ज़ाम होगा। और आपको जो है अपनी प्रिपरेशन जो है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसी तरीके से करना है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो 12, 13, 14 हमें डेट मेंशन हुई है, तो 3-4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बाकी वैसे एग्ज़ाम 6 से शुरू है, तो हमारी क्लास भी 6 तक ही होगी। ठीक है, तो ये आपकी 4, 5, 6 डे मेरी क्लास होगी और उसके बाद 6 डे हमारा लास्ट होगा और उसके बाद आपके जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से। और चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है और हम थोड़े और एमसीक्यूज़ कर लेते हैं जितने एग्ज़ाम में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है कि एनटीए के क्या क्या डाला हुआ है, वो सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। सो आपको इसको ज्वाइन करना है। यस, और भी आपको पता है कि एनवीएस हो गया, जो भी स्टूडेंट्स जो है एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अब यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो आपको जो फिलर फॉर्म गुरुकुल है उसमें आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएगी। सो आप वहाँ से जो है उसे ज्वाइन कर अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और सारे में साथ में अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहाँ फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप आपको पहला प्रश्न जो है अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी? तो इसका आंसर देखिए क्लियरली दे रखा है, पर क्यों दे रखा है, किस लिए दे रखा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डी दे रखा है 11वीं शताब्दी। तो जो ईसा है उसकी किस शताब्दी में अपभ्रंश के व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो आपने बोलना है कि ईसा की जो 11वीं शताब्दी है, ठीक है, याद रखेंगे ईसा की 11वीं शताब्दी में ही अपभ्रंश के व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा करने के प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा और दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अपभ्रंश है वह लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था में माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 11वीं शताब्दी का होगा। तो आपने कहना है कि 11वीं शताब्दी में ही अपभ्रंश के व्यवहार जो था वो लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, गोरखनाथ की, विद्यापति की, आचार्य देवसेन की? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। विद्यापति। ठीक है, तो विद्यापति, तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं भी है, जैसे शैव स्वस्थ सार हो गया, गंगा वाक्यावली हो गया, दुर्गा भक्त हो गया, तरंगिणी हो गया, भू परिक्रमा हो गया, विभार सार हो गया। ये सारे के सारे जो है इनकी और भी रचनाएं देखने को आपको मिल जाती है।
इसी तरीके से जैसे अगर अब आप अवभट्ट भाषा की बात करोगे कि अवभट्ट में आपको कौन सी देखने को मिलती है, तो अवभट्ट में आपको मेनली जो है कीर्तिलता जो है देखने को मिल जाती है, कीर्ति पताका देखने को मिल जाती है। मैथिली भाषा की बात करोगे तो मैथिली में आपको पदावली देखने को मिल जाएगी, गौरश विजय मिल जाएगा जो नाटक है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आपको अन्य भी मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको एक ट्रिक्स भी बताई थी, इनमें उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, गौरी शंकर हीरानंद ओझा या डॉक्टर बूलर। तो इसका आंसर है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। अब क्यों है, कैसे है, तो पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने ही सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ जो है माना था कि ये प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, अब प्रमाणिक किसने माना, अप्रमाणिक किसने माना और अर्ध प्रमाणिक जो है वो किसने माना। प्रमाणिक की अगर मैं बात करूं तो श्याम सुंदर दास हो गए, मिश्र बंधु हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हो गए, कर्नल टाड हो गए, मथुरा प्रसाद दीक्षित हो गए, मोतीलाल मनेरिया हो गए, ये सारे सभी ने जो है प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। अप्रमाणिक की बात करूं तो अप्रमाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, देवी प्रसाद हो गए, कविराज श्यामल दास हो गए, गौरी शंकर हीराचंद ओझ हो गए, बुलहर हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, मुरारीदान हो गए, ये सारे के सारे। अब अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, मुनिजय विजय हो गए, मोहन सिंह हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, आचार्य डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हो गए, अंगर चंद्र नाहट हो गए। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अर्ध प्रमाणिक के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चौथा प्रश्न है, मोरा जबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दिन्हा बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। धर्मदास है, अमीर खुसरो है, दरिया साहब है, यारी साहब है। तो इसका आंसर आपको पता चल रहा है, ये अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है उनकी ये जो है पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं, मोरा जो बना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीन ही बक्स मोरी माल। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ऐसी पूछती हूं, मीराबाई की उपासना, रुकिए, पांचवा प्रश्न पूछती हूं आपसे, क्योंकि इस पे पांचवा प्रश्न मिसिंग हो गया। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, दास्य भाव की, सख्या भाव की, माधुर्य भाव की या वात्सल्य भाव की। क्या आंसर हो सकता है इसका। मीरा की उपासना किस प्रकार की थी, दास्य भाव की, सख्या भाव की, माधुर्य भाव की, वात्सल्य भाव की। फटाफट सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आएगा माधुर्य भाव। जब भी ये प्रश्न आएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सा भाव होता है, तो आपको याद रखना है माधुर्य भाव। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवित्री रही है कौन, मीराबाई। और वो उनका जो भाव था, भाव की पद्धति जो थी, उपासना की पद्धति, वो माधुर्य भाव की थी। मीराबाई प्रेम साधना, सब किया की प्रेम साधना थी, और हिंदी के आदि कवित्री उनको माना जाता है। कौन सी कवित्री, आदि कवित्री माना जाता है उन्हें। उनकी भाषा की बात करूं तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी उनकी। उनकी रचनाओं की बात करूं तो गीत गोविंद का टीका हो गया, नरसिंह जी का मायरा हो गया, राग सोठा हो गया, राग गोविंद हो गया, मलार राग हो गया। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं वो उनके अंतर्गत आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
स्टूडेंट मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, दैट्स वाई आपको ये जो है व्हीकल्स वगैरह थोड़ा सा आ रहा होगा आपको नॉइस। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली है, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पांच भाषाओं के मिश्रित वाली बोलियां हैं। तो इसका आंसर आप इजीली लगा सकते हैं कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, तभी तो इसे सद्दुकड़ी भाषा जो है वो नाम दिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली थी, जिसके अंतर्गत कबीर ने भाषा के संबंध में अलग अलग विचारधारा थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैंने आपको शायद एक ट्रिक भी करवाई होगी जिसके माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की होगी कि किसने क्या कहा। तो श्याम सुंदर दास उसे पंचमेल खिचड़ी कहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करूं तो वो कबीर की भाषा को जो है सद्दुकड़ी कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करूं तो उन्होंने भाषा का डिक्टेटर कहा है, और बच्चन सिंह की बात करूं तो उन्होंने सतभाषा कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यानों के नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावली, हंस, जवाहिर। तो इसका आंसर है चित्रावली। क्यों है? सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यानों का नायक है। चित्रावली का जो प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूं तो वो 1613 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, उस्मान के द्वारा। किसके द्वारा? उस्मान के द्वारा हुआ है। और भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा थी। दोहा चपाई छंद में रचित ग्रंथ है ये। अवधी भाषा और दोहा चपाई छंद है। इनमें नेपाल की राजकुमार सुजान कुमार थे और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली जो है उनकी प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर कर रखा है। राजकुमार कौन है? सुजान कुमार। और रूपनगर की जो राजकुमारी है वो है चित्रावली, जिनके नाम पर ही यहाँ पर चित्रावली जो है वो रखा गया है नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर बाकियों के भी पूछ लेते हैं, जैसे मधुमालती का पूछ लें तो मधुमालती वाले में नायक नायिका के नाम मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद। और इंद्रावती की बात करूं उसमें राजकुंवर और इंद्रावती थे। हंस जवाहर की बात करूं उसमें हंस थे और जवाहिर थे। तो इस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पगी। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? हित हरिवंश की, गदाधर भट्ट की, मीराबाई की, जीव गोस्वामी की। तो इसका आंसर आएगा गदाधर भट्ट। ठीक है, आपको याद रखना है, उन्हीं की पंक्तियां हैं, तो सिंपल पंक्तियां लिखी हुई है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। बच्चों ध्यान से करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में आएंगे तभी करवाए जा रहे हैं। बी सीरियस नाउ। तिये सैसव जोबन मिले, भेद न जायो जात, प्रेम समय निसी गोत के, दूवो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? सद्य सनाता का, व्यम संधि का, नवोढ़ा का, मान मुंद्रू का, मृदु का। तो आंसर है व्यम संधि। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दसवां प्रश्न है, जगत जान्यो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आखन सब देखिए, आखन न देखी जाही। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, या प्रतिवस्तुपमा अलंकार है? तो यहां पर आएगा उदाहरण अलंकार है। ठीक है, उदाहरण अलंकार
जो है यहाँ पर दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास संवर्धा किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, मुक्तककार के रूप में? आंसर है प्रबंधकार के रूप में। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वथा प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, और पता ही है कि आधुनिक युग में प्रबंधकार के विलोप मान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को ही माना जाता है। मैथिली शरण की रचनाएं और भी, जैसे रंग में भंग हो गया, गुरुकुल हो गया। आप भी बताइए, कुछ बताइए आप भी, मैथिली शरण गुप्त की और रचनाएं बताइए। भारत भारती हो गया, ठीक है, झंकार हो गया, यशोधरा हो गया, जय भारत हो गया, पंचवटी हो गया। ठीक है, तो कितनी सारी रचनाएं हैं, आपको ये याद करनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलो। सबको नजर आ रहा है ना? रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य के संबंध में है? ऋषि मृत्यु, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये कुरुक्षेत्र के जो है पक्ष में बोला गया है। कुरुक्षेत्र जो है, इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। ठीक है, ये एक प्रबंधक काव्य था। कुरुक्षेत्र में सर्गों की बात करूं तो इसके अंदर 7 सर्ग थे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, इनको याद करना पड़ता है क्योंकि इनसे जुड़ी कड़ियां कहीं से भी पूछ ली जाती है। तो इसके जो कथानक है वो कौन थे? भीष्म थे। तो इसके कथानक भीष्म थे। दिनकर की और भी कथाएं हैं, और भी जो है अन्य रचनाएं हैं उनकी। रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवती हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, आत्मा की आंखें हो गया। तो ये सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ बन बिंदु, शून्य में पिघल गया पर सांप। यह पंक्तियां आगे की किस कविता से है? पहचान से, सांप से, हरी घास का क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। बताइए इसका आंसर क्या है? हवाई अड्डे पर विदा। तो वहां से ये ली गई है। ये हवाई अड्डे पर विदा एक नामक कविता है। अगेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, अगेय को ही जो है प्रयोगवाद और नई कविता का जो है शलाका पुरुष भी कहा जाता है। कौन सा पुरुष? शलाका पुरुष भी कहा जाता है। किसको? अगेय को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वशर दयाल सक्सेना। तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती।
ठंडा लोहा काव्य संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती है। और ठंडा लोहा की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1952 में हुआ था। तो याद रखेंगे, धर्मवीर भारती को प्रेम के कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं भी है, जैसे ठंडा लोहा के अलावा अंधा युग हो गया। अंधा युग का प्रकाशन, अंधा युग जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और अंधा युग का प्रकाशन वर्ष जो है 1955 का है। ठीक है। कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर। तो ये सारी रचनाएं हैं उनके। आगे चलते हैं। पंद्रहवां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य वर्ग की बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानियां, रानी केतकी की कहानी, वामा शीर्षक, सूरजमुखी, अंधेरे में। तो इसका आंसर आएगा देवरानी जेठानी की कहानी। 19वीं शताब्दी के मध्यकालीन बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण जो है देवरानी जेठानी कहानी में किया गया था। राधे। नेक्स्ट है हमारा, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्या, शेष यात्रा, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो इसका आंसर है डी, सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास जो है, इसका ये उपन्यास जो है 1972 में लिखा गया था। और इसके उपन्यासकार कौन थे? हमारे वो कृष्णा सोबती। ठीक है। तो आपको याद रखना है, कृष्णा सोबती इनके उपन्यासकार थे। और इसकी विषय वस्तु जो थी, काम कुंठा के शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया था। ठीक है। बाकी जिंदगी नामा आपको पता ही है 1979 में प्रकाशित हुआ था, कृष्ण सोबती का था ये भी, जिसमें ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत जो है दस्तावेज का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनित्या, अनित्या जो है ये आपका 1980 ईस्वी में हुआ था, मृदुला गर्ग के द्वारा। शेष यात्रा, शेष यात्रा जो है ये आपकी 1984 में हुई थी। और उषा प्रिया बंदा जो है इसके उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से हिंदू मुसलमान एकता के प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सगर विजय। तो आंसर आएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का प्रकाशन वर्ष 1934 में हुआ था। ठीक है। और किसके द्वारा हुआ था? हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक शैमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्या हरिश्चंद्र, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विश्व विष्मोध्यम, श्री चंदावरी। तो इसका आंसर है सत्या हरिश्चंद्र। सत्या हरिश्चंद्र जो है आपका 1875 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही अनुदित है यह नाटक जो है शमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया था। शमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर यह लिखा गया था नाटक है सत्या हरिश्चंद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थोप्रेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो आंसर है 5। अब 5 कौन कौन से होते हैं वो भी बता देती हूँ आपको, फिर बोलोगे कि मैम नहीं पता था।
सूच्य कथा वस्तु के साधकों को, जो सूच्य है कौन, सूच्य जो कथा वस्तु है उनके साधकों को अर्थोप्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थोप्रेक्षक, प्रक्षेपक। ठीक है। इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है, पहले में होता है विष्कंभम। विष्कंभम, विष्कंभक के बाद होते हैं पर्यवेक्षक। लिखना चाहो लिख सकते हो। विष्कंभक के बाद पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक के बाद चूलिका, पर्यवेक्षक के बाद आती है चूलिका, और चूलिका के बाद आता है अंगमुख। अंगमुख भी कह सकते हैं, आकांक्षा भी कह सकते हैं, अंकमुख भी कह सकते हैं, अंकांक्षा भी कह सकते हैं। उसके बाद अंकावतार, अंकावतार हमारा लास्ट होता है। तो पहला हो गया विष्कुंभक, पर्यवेक्षक, चूलिका, अंकमुख और अंका अवतार। ठीक है, चलिए आगे। बीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज एंड चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी। तो आंसर है डी, द कॉकटेल पार्टी जो है इनकी नहीं है। दी कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट की है। किसकी है? ठीक है, दी कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का नाटक है, उनके द्वारा रचित है। चलिए आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, राम वृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम पहला वाला है, कौन कौन सा? सबसे पहले आता है कीर्तिलता, फिर आएगी भू परिक्रमा, फिर आएगा पुरुष परीक्षा, फिर आएगा कीर्ति पताका। कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। आगे चलते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है डी। सबसे पहले आएगा चिंतामणि। चिंतामणि का रचना काल के अनुसार बताना था। काल, चिंतामणि का जो काल है वो आपका 1609 से लेके शुरू है, 1609 से 1685 तक का है। फिर आते हैं हमारे यहाँ महाराज जसवंत सिंह, इनका रचना जीवन काल जो है 1628 से 1688 का है। फिर देव आते हैं, देव का 1673 से 1767 का है। फिर भिखारी दास का 1725 से 1760 तक होता है। लास्ट उनकी कविता काल जो था वो उसमें था। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर देखिए, सही अनुक्रम यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले आएगा एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्राद्ध पथिक, साध्या अटन। श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचना काल के अनुसार लगाया है इन्होंने। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो श्रीधर पाठक है उन्होंने एकांतवासी जो योगी है उनकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। किसमें? लावनी या ख्याल शैली में की है, इतना याद रखना है आपको।
श्राद्ध पथिक की रचना जो है रोला छंद में की गई है। श्राद्ध पथिक की रचना रोला छंद में की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, बस वो याद रखनी होती है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है, पहला इसका आंसर गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। उनकी वैसे रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत, गुंजन। और हमें तो कौन कौन सी पता करनी है? गीतिका, गीतिका का जो है वो आपका 193 ईस्वी है। अणिका, अणिका का आपका आ जाएगा 1943। अर्चना, अर्चना का आपका आएगा 1950 में अर्चना। फिर है आराधना, आराधना आपका 1953। तो इस तरीके से इसको क्रम में लगा दिया। अगला 25वां प्रश्न हमारा क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही क्रम क्या है? तो आंसर है, सबसे पहले आएगा हमारा अंधा कुआं, फिर आएगा बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। प्रकाशन वर्ष है 1955, बकरी का 1974, एक तारे की आंख 1980, कोर्ट मार्शल 1991। छब्बीसवां है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका है, सबसे पहले आएगा रानी केतकी की कहानी, फिर आएगा वामा शीर्षक, फिर आएगा भाग्यवती, फिर आएगा परीक्षा गुरु। रानी केतकी की कहानी 1798 से लेके 1803 तक रचना काल था उनका। ईशा खां उनके रचनाकार थे। वामा शीर्षक जो है 1872 में प्रकाशित हुआ है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय थे। भाग्यवती 1877 में, परीक्षा गुरु 1882 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचक ग्रंथों के सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आएंगे हिंदी साहित्य की 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कमायनी, एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। अगला ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्व पर अनुक्रम है। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू ऑर्नल्ड, टी.एस. इलियट। अरस्तु का आपको पता ही है 384 से 322 ईस्वी पूर्व। सैमुअल टेलर कॉलरिज का 1772 से लेके 1834 ईस्वी। मैथ्यू ऑर्नल्ड का 1822 से 1888 ईस्वी। टी.एस. इलियट की बात करूँ तो टी.एस. इलियट का 1888 से 1965 ईस्वी। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लगाया है। अगला है भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम बताना है तो इसका आंसर सी है। सबसे पहले आएगा भारती,
ठीक है। भारती के बाद आता है सातवती, सातवी के बाद आता है कौशिकी, कौशिकी के बाद आता है आर्यभट्टी। भरत मुनि के अनुसार ये नाट्यवृत्तियां हैं और ये आपको याद होनी चाहिए नाट्यवृत्तियां। इससे कई बार प्रश्न आया है। तो भारती, सत्यवती, कौशिकी, आर्यभट्टी। अगला है जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर आएगा बी। पहले आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर आएगा नंद दुलारे वाजपेयी, फिर आएगा रामविलास शर्मा, फिर आएगा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करूं, उनका जीवन काल जो है 1884 से 1941 तक का है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं नंद दुलारे वाजपेयी की बात करूं तो 1906 से लेके 1968 तक है। रामविलास शर्मा की बात करूं तो 1912 से लेके 2000 तक है उनका, और फिर नागेंद्र जो है 1915 से 2000 तक है ये भी। अगला प्रश्न देखिए 31 वाला, 31वां प्रश्न है हमारा। इसको मैच करना है, मिलान करना है। तो देखो, हो सब कही के पछी लगा, तो ये किसकी है? जायसी की। कबीत विवेक एक नहीं मोरे, ये किसका है? तुलसीदास जी का। फिर है प्रभु जी हो पतित को टीको, ये किसका है? सूरदास जी का। फिर है अब तो जपू मन मन मेरे सुर नहीं असुर टहलुओ जाके मुनि गुध्रुव है जो के जेरे, ये है मूलकदास जी का। ठीक है। कबीरदास जी की तो कोई भी ले सकते हो आप। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। अगला 32 वाला देखिए, राहुल वेल। राहुल निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। राहुल वेल है, राहुल वेल का सीधा आ जाएगा रोड कवि, राहुल वेल रोड कवि। फिर आता है खुमान रासो, खुमान रासो का सीधा आ जाएगा आपका दलपति विजय। फिर है चंदन बाला रासा, चंदन बाला रासा, ये आएगा आपका आसुंगु। योगचर्या का सीधा आपका आ जाएगा ढोइपा। चलिए आगे, अगला देखेंगे सभी के सभी प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे है सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त का क्या आएगा यहाँ पर? मौर्य विजय 1914 में हुआ था ये। उसके बाद आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसका आएगा आपका विप्लव गायन। फिर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का आएगा आपका राखी की चुनौती। फिर आएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय तरंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 34 वाला प्रश्न देखेंगे। पहला है श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, ये किसका है? अज्ञेय का। उसके बाद आता है अगला, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये किसका है? मुक्ति बोध का। उसके बाद अगला है पै एक तत्व है, बीज रूप स्थिर मन में साहस है, स्वतंत्र में नूतन सर्जन में, यह है धर्मवीर भारती का। मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेंगे जग किंतु पिता का ना नाम ना बोल सकेंगे, ये दिनकर का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पैंतीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मधुलिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1938 में हुआ था, और ये किसकी है? रचनाकार कौन है इसके? रामेश्वर शुक्ल है।
कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल, इसको कॉमा में भी लिख सकते हो आप। फिर आते हैं प्रभात फेरी, 1938 में इसका प्रकाशित हुआ था और ये नागेंद्र शर्मा की है। फिर आते हैं प्रणभंग, प्रणभंग जो है ये दिनकर की है। कहाँ है दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आता है काठमांडू की पहली सांझ, ये जो है आपके शिव मंगल सिंह सुमन की है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 36 वाला। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके विषय वस्तुओं के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले आएगा अपना मोर्चा। अपना मोर्चा इसका प्रकाशन वर्ष 1972 का है। उपन्यासकार ये इसके काशीनाथ सिंह है। छात्र आंदोलन, ठीक है। उसके बाद मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए 1993 में प्रकाशित हुआ था सुरेंद्र वर्मा के द्वारा और इसका है रंगमंच और सिनेमा संसार। फिर है दिलो दानिश, दिलो दानिश 1993 में प्रकाशित हुआ था, ये है मुस्लिम सरस्वती, ठीक है, इसका आएगा मुस्लिम सरस्वती। उसके बाद आता है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो है 1976 ईस्वी में हुआ था और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है और ये जो है उपनिषद आख्यान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। थर्टी 38 वाला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना था। पहला है साहित्य क्यों। साहित्य क्यों जो है ये 1988 में प्रकाशित हुआ था विजयदेव नारायण शाही के द्वारा। भाषा और संवेदना जो है ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। लोकवादी तुलसीदास जो है 1974 में प्रकाशित हुई थी विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। कविता की तीसरी आंख जो है ये 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी प्रभाकर श्रोत्रिय के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 39 वाला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले आता है रस मीमांसा। रस मीमांसा का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद है? याद है तो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। फटाफट कमेंट करेंगे जल्दी से। वेरी गुड कीजिए जल्दी से। 1949 ईस्वी, ठीक है। तो रस मीमांसा 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में विभाजित हुई है 1969, 1972, 1976 3 भागों में विभाजित हुई है रामविलास शर्मा के द्वारा। आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा जो है ये हमारा 1978 में प्रकाशित हुआ था नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। फोर्टी वाला देखेंगे। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? भामह का। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का। रमणीयार्थ प्रतिपादन शब्दम काव्यम पंडितराज जगन्नाथ का। तद्दशो शब्दार्थो सगुणोवलोकन कृति पुनः कदापि मम्मट का। चलिए आगे। अब आगे ये अपने सेशन वाले सेशन रीजन स्थापना और तर्क दे रखे। स्थापना है रीतिकाल में जन साध्य का जीवन शांति विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। रीजन देते हैं इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जन साधारण का संचारण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। अब कौन सा गलत है कौन सा सही है? इसमें ए सही है कि ए गलत है और आर सही है, तो ए गलत है और आर सही है। आगे चलते हैं। स्थापना में दे रखा है साहित्य और कलाएं वर्ग
हिते ही प्रतिबंधित और प्रतिनिधित्व करती है। तर्क दिया है चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबंध होती है। इसका ए आएगा, ए गलत और आर भी गलत, तो दोनों ही गलत है। 43 वाला प्रश्न देखेंगे, स्थापना देर के बिंब अतीन्द्रिय होती है। तर्क दिया है क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य होता है। तो बी दे रखा है कि ए गलत और आर सही है, तो ए गलत और आर सही है। स्थापना में देखा है हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क दिया है कि इसलिए साहित्य शास्त्रों में उनके लिए किसी भी गुण या अथवा लक्षणों का उल्लेख जो है नहीं किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है बी, ए गलत है और आर भी गलत है, दोनों ही बातें गलत बोली है। अगला प्रश्न देखेंगे, (45) वाला, स्थापना में लिखा है रस कार्य रूप वस्तु नहीं। तर्क दिया क्योंकि वह तो विभाववादी समूहाल निबंधात्मक अनुभव है, ना कि विभाववादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। तो इसका आंसर डी है, ए सही आर गलत है। 46 वाला देखिए, कविता की गति कहाँ तक होती है? निवृत्ति के मूल तक, प्रवृत्ति निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक, प्रवृत्ति के मर्म तक। तो इसका आंसर रहेगा प्रवृत्ति निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक। ठीक है, उनकी अंदर की व्यवस्था तक जो है होती है। कविता की गति हमेशा उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक होती है, जबकि शासन की पहुंच जो होती है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति तक होती है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट उनके होती है। उनकी बाहरी व्यवस्था तक होती है, ये भीतरी व्यवस्था तक होती है, बाहरी व्यवस्था की शासन की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 वाला देखेंगे, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर आएगा कविता में दिखाई पड़ता है, क्योंकि व्यापक मंगल संगम का कविता में दिखाई पड़ता है। कविता भक्ति के माध्यम से भी अपनी और लोक मंगल की कामना करती है। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? तो इसका आंसर आएगा पहला, रागात्मक वृत्तियों के प्रसार से, क्योंकि जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य जो है रागात्मक वृत्तियों के प्रसार से ही संभव है। जीवन की प्राकृतिक सामंजस्य जो है वो विश्व के साथ स्थापित करने के लिए रंगात्मक वृत्ति होना आवश्यक माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 49 वाला, इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न होगा, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? मनुष्य के मंगल में शेष प्रकृति के कल्याण भाव से, मनुष्य को सुख आनंद देने से, प्रकृति की रक्षा भाव से, मनुष्येतर प्राणियों के कल्याण से। तो इसका आंसर आएगा मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से। ठीक है, अगला हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे क्या है। ओहो, अंतिम प्रश्न हमारा कट गया, लेकिन मैं आपको अंतिम 50 जो प्रश्न है वो बता देती हूँ। 50वां प्रश्न है, काव्य युग की साधना से आश्रय क्या है? काव्य युग की साधना से आश्रय क्या है? व्यक्तित्व सुख दुख, प्रकृति प्रेम, लोक मंगल, रसात्मक अनुभूति। बताइए आंसर क्या है इसका? बताइए इसका आंसर क्या है?
काव्य युग की साधना से आश्रय क्या है? व्यक्तित्व सुख दुख से है, प्रकृति प्रेम से है, लोक मंगल से है, रसात्मक अनुभूति से है। जाहिर सी बात है कि काव्य योग की साधना जो है वो लोक मंगल से ही होगी। ठीक है, तो काव्य योग की साधना का आश्रय लोक मंगल से है। ठीक है, आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न किए होंगे। एंड व्हाट इज योर स्कोर? जो भी तुम्हारा स्कोर है जरूर मेरे साथ शेयर करें और जल्दी से अच्छा रिजल्ट लेके जाएं। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब हमारे सिर्फ 2 डेज रह गए हैं और 2 डेज हमने जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं उतना ज़्यादा कोशिश करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी के सभी बिहारी जी की कृपा से अच्छी तरीके से अपने अच्छे मार्क्स गेन करें और ये यूजीसी नेट जेआरएफ के टारगेट को कंप्लीट करें। तो चलिए, बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, श्री राधे।